राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का टॉपिक रहेगा अपना कृषि एवं फसलें। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके भी टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी जिनके भी है, पर सेकंड ग्रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसून एवं जलवायु वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, मैंने करवा दिया है। नदियाँ वाला पढ़ लेना। नदियों में जो ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, देखो मैं डिटेल से बोलोगे तो फुल डिटेल से मैं टॉपिक करवा दूंगी प्रवाह तंत्र वाला, लेकिन आप इतना तो पढ़कर जरूर जाना कि कौन सी नदियाँ जिनकी सहायक नदियाँ हैं वो पढ़ के जाना, उद्गम से आपको पढ़ के जाना, इतना तो पढ़ के ही जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि कृषि को मानसून का क्या कहते हैं। जुआ कहते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर? कृषि पर आधारित है। अब राजस्थान में कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लो। मानसून आधारित जो कृषि है, सारी की सारी ये विशेषताएं हैं। मानसून आधारित कृषि है। खदान फसलों की अधिकता है। तिलहन फसलों में वृद्धि प्राप्त होती है। रासायनिक उर्वरकों का क्या प्रयोग अधिक है। चीन कृषि की परंपरा, ये सारी क्या है विशेषता है राजस्थान कृषि की। और भारत में कृषि गणना का कार्य है वो हर वर्ष 5 वर्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग करता है भाई। इसमें फुल कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, फुल डिटेल से अपने कृषि टॉपिक करेंगे, ताकि एक बार पढ़ लो तो आपको फिर वापस कहीं से ना पढ़ना पड़े। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भी सारा कुछ अब मैं इसमें करवाऊंगी। अब बात करते हैं कृषि पद्धति। यहाँ करते हैं इस पेज से कृषि पद्धति को कि भूमि उपलब्धता के आधार पर कृषि है दो प्रकार की, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। एक बार इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या देख लो कितनी है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या 5.6%। और भारत में जो क्षेत्रफल है 2.42 और जनसंख्या है 17.7। इतना एक बार देख लिया। तो कृषि की पद्धति गहन और कृषि विस्तृत कृषि है भूमि की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार की। अब बात करते हैं भूमि की उपलब्धता। देखो भारत में तो गहन कृषि की जाती है और राजस्थान में विस्तृत कृषि। तो ये गहन कृषि में कम क्षेत्रफल, अधिक जनसंख्या और आधुनिक संसाधनों का प्रयोग, अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। और विस्तृत कृषि में अधिक क्षेत्रफल होता है और कम जनसंख्या और आधुनिक संसाधनों का क्या प्रयोग कम होता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। तो एक बार ये आप देख लो मोटा मोटा इनको। अब कृषि की पद्धति है दो प्रकार की, एक सामान्य होती है, एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। सामान्य पद्धति की साथियों बात करते हैं तो शुष्क, इसमें कौन कौन सी पद्धति आती है सामान्य पद्धति में? एक तो होती है शुष्क कृषि की पद्धति। तो इस जो शुष्क, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि सामान्य जो पद्धति है इसमें एक तो शुष्क कृषि की पद्धति और एक आर्द्र शुष्क, ठीक है ना। शुष्क कृषि की पद्धति की बात करें तो इस पद्धति में वर्षा का औसत आपको ध्यान रखना कितना, 75 सेंटीमीटर। तो शुष्क कृषि की पद्धति में वर्षा का औसत कितना, याद रख लो कि 75 सेंटीमीटर से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और क्षेत्र कौन सा है भाई, पश्चिमी राजस्थान वाला इधर वाला है, ठीक है। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पद्धति में सिंचित साधनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, आपको पता भी है। तो शुष्क कृषि पद्धति में कितने से कम, 75 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। और क्षेत्र कौन सा आता है, पश्चिमी राजस्थान। और सिंचित साधनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। फिर बात करते हैं आर्द्र शुष्क का। 75 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वाले भाग आएंगे यहाँ पर। शुष्क कृषि पद्धति में तो 75 सेंटीमीटर से कम वाला आएगा, और इसमें 75 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वाले भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, आर्द्र कृषि कहलाती है। और क्षेत्र आता है इधर वाला पूर्वी राजस्थान। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंचाई के साधन, अब एक बार जैसे मैंने लिखे हैं ना, आप ऐसे ही लिख लेना। क्यों मैंने लिखे हैं सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर, अगर आपको पूछ ले तो ऐसे सबसे ज्यादा नलकूप से की जाती है। तो ये सारे के सारे सिंचित साधन है, सिंचाई के साधन, तो ऐसे ही आप लिख लेना। तो मैंने इसी तरीके लिखे, सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर लिख दिए। साथ में दो प्रश्न बनते हैं तो दोनों आ जाते हैं। एक तो सिंचाई के साधन पता है आपको, नलकूप, कुएं, नहर, तालाब, अन्य साधन आगे। तो ऐसे ही सर्वाधिक सबसे ज्यादा नलकूप से होता है, फिर कुएं से, नहरों से, तालाबों से। अब जो नेक्स्ट कृषि की पद्धति है वालरा, इसके उपनाम देखो, कई बार उपनाम से भी आपको देकर के इनसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो स्थानांतरित कृषि देकर के पूछा जाता है। या तो वालरा को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, झूमिंग कृषि बोलते हैं, कुमारी कृषि भी वालरा को बोलते हैं, कृतन दहन कृषि भी, पर्यावरण का दुश्मन भी बोलते हैं। तो कृषि की इस पद्धति में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पेड़ों को काट कर और जलाकर कृषि की जाती है भाई वालरा में, ठीक है ना। आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ही पेड़ को काट के और जला करके ये कृषि करते हैं। अब वालरा कृषि के प्रकार क्या है, एक तो ची माता और एक दजिया। ची माता तो पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है, दजिया मैदानी भागों पर की जाती है। मैंने अब उधर वाली साइड में और लिख रखा है, इनको एक बार और पढ़ लेना। ची माता तो पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। आप ऐसे कर लो, देखो ची माता, चीख निकलेगी पहाड़ों पर, ऐसे याद रह जाएगा। दजिया मैदानों की दजिया उड़ा दी, दजिया मैदानी भागों पर, ऐसे याद रह जाएगा। फिर है विशेष प्रकार की कृषि, मोनोकल्चर, एक वर्ष में की जाती है, एक खेती की जाती है एक ही फसल से, ठीक है। और डियोकल्चर, एक ही वर्ष एक ही खेत और दो फसलें की जाती है। और
जो एलिगोकल्चर है, एक वर्ष में एक खेत से और 3 फसलें की जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 फसलें की जाती है। और रिले क्रॉपिंग एक ही वर्ष, यहाँ वर्ष एक ही है इनमें, और एक खेत, तो यहाँ पर रिले क्रॉपिंग में 4 फसल। एल्गीकल्चर में तो कितनी है, एल्गीकल्चर में गोल्चर है भाई, एल्गीकल्चर 3 फसल, डियोकल्चर में 2 फसल और मोनोकल्चर में 1 फसल और रिले क्रॉपिंग में 4 फसल। अब एक लाइन लिखी है मैं, इस प्रकार की जो पद्धति है इसमें खेत नहीं बदलता है, पता है आपको, एक ही खेत रहता है, खेत थोड़ी बदला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर मिश्रित कृषि होती है, कृषि और पशुपालन, जिसमें बागवानी की बात करें तो फसलों के साथ साथ बगीचा तैयार करना, फसलों के साथ साथ में बगीचा तैयार किया जाता है, ये मिश्रित कृषि होती है बागवानी। 4-5 साल बाद पूर्ण रूप से बगीचा तैयार करना। वारानी जो कृषि है वर्षा पर आधारित होती है भैया, वर्षा पर आधारित कृषि जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार की जाती है। और समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के विपरीत, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के विपरीत की जाने वाली कृषि होती है समोच्च कृषि। खड़ीन कृषि 2 बालू का स्तूप है उनके बीच में की जाने वाली कृषि, जिसमें पालीवाल जाति के ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, जिसमें रब्बी की फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। एक बार यहाँ और देख लो आप, कौन कौन सी कृषियां मैंने अभी बताई। कृषि पत्ती कृषि की शुष्क कृषि होगी, वारानी कृषि, आर्द्र कृषि, मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, और एक वैज्ञानिक पत्ती भी होती है, बागवानी कृषि, समोच्च कृषि, ट्रफ फार्मिंग कृषि भी है, और विशेष प्रकार की कृषियां ये मैंने बताई, ठीक है ना। रिले क्रॉपिंग 4 बार, रील 4 बार ऐसे चला देना, ठीक है ना। मोनोकल्चर 1 बार, एक नहीं मतलब फसलें, मोनोकल्चर में 1 फसल, रिले क्रॉपिंग में 4 फसल, ठीक है ना। और एलिगोकल्चर में 3, डियोकल्चर में 2, डियो 2, डियो 2 ना मारा, डे डियो 2, मोनो 1, रिले क्रॉपिंग 4, और एलिगोकल्चर में 3। ए देखो, ए आपको 3 की तरह शेप लग रहा है, इसे याद कर लेना। एक बार फिर से यहाँ फटाफट और देख लो, याद रह जाएगा। देखो कृषि पत्ती हम फिर से बता, शुष्क कृषि की बात करते हैं तो जो बरसाती पानी होता है उसमें की जाती है शुष्क कृषि। वर्षा का जो पानी होता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है शुष्क कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के पश्चिमी भाग में की जाती है, मरुस्थलीय जिलों में। सिंचित कृषि की बात करें, कृषि को सिंचाई की आवश्यकता होती है, यहाँ सिंचित, ठीक है ना। और आर्द्र कृषि की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, जो दक्षिणी वाला एरिया है नीचे, उस भाग में की जाती है आर्द्र कृषि, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। फिर झूमी या स्थलांतरित कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आदिवासी लोग हैं वो इन जो वन होते हैं उनको काट कर या फिर जलाकर, ठीक है ना, काटेंगे और जला करके उनके द्वारा की जाने वाली वो होती है झूमी क्या स्थलांतरित कृषि, जिसको स्लेश एंड बर्न भी बोलते हैं, जलाई जाती है स्लेश एंड बर्न, ठीक है ना। और इसे राजस्थान में ग्रास या वालरा कृषि कहते हैं। अब ची माता और दजिया से प्रश्न बने हुए हैं, और झूमिंग कृषि से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ची माता आप याद रखना, भील लोग हैं, भीलों द्वारा पहाड़ी ची माता, देखो ची चिंकार चिक्काते ऐसे लो, ठीक है ना। जब जंगलों को जलाएंगे तो ची पहाड़ों पर ची ऐसे, ठीक है ना, जलाएंगे तो ची करेंगे। और दजिया मैदानी भाग में, दजिया उड़ा दी मैदान के, ऐसे ले लेना। उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, खदान फसलें हैं, नकदी फसल है, दलहन फसल है, तिलहन फसलें हैं, मादक फसल है, रेशो की फसल है, पेय फसल है, ये सारी उपयोगिता के आधार पर। अब जो आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके कि मौसम के सीजन के आधार पर 3 प्रकार की फसलें कौन सी है, खरीफ, रबी की और जायद की, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, बुआई और कटाई से आप याद कर लेना। कैसे याद करोगे भाई साथियों, इनको याद करना है। खरीफ का जो मौसम है, खरीफ की जो फसलें हैं, तो यहाँ पर बुआई और कटाई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे लो, खरीफ का जुनून सित में, याद रख लो कि खरीफ का जुनून सित में। जुनून से आपको याद रखना है पहले बुआई होती है, तो खरीफ का जुनून पहले आया है, फिर सित में, जुनून कब है, सित में है, तो जुनून जून जुलाई में खरीफ, याद बस इतना ही आप रखना है, खरीफ का जुनून कहाँ, सित में। तो जून जुलाई में बुआई, कटाई सितंबर अक्टूबर में रख लोगे, और इनको स्यालों की फसल भी बोलते हैं। फिर रबी का मौसम, तो आपको रबी की अम्मा, रबी की आप रवि ले लो, रवि नाम का लड़का है, रवि की क्या अम्मा, रवि की अम्मा। तो अब अम्मा से ऐसे आपको याद रखना है, अक्टूबर नवंबर में तो बुआई होती है, ठीक है ना। और मार्च अम्मा माँ से मार्च अप्रैल में क्या होती है, कटाई। बस आपको इन दोनों में या दोनों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर यहीं से पूछे गए हैं। तो ट्रिक याद रखना, खरीफ का जुनून सित में, और रवि की क्या अम्मा, ऐसे अम्मा से अक्टूबर नवंबर याद रखना, माँ से मार्च अप्रैल में क्या होती है, कटाई, और इसको नालू की फसल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जायद का मौसम, ये आप याद कर लेना, मई जून में तो क्या होती है, इनकी बुआई होती है, कटाई जून जुलाई में, चौमासा की फसल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये देखो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, रबी की फसलें कौन कौन सी है, वैसे आप लोगों ने याद कर रखा होगा, मैंने ट्रिक से भी याद करवा रखी है। एक छोटी सी वीडियो आप देखोगे तो पहले की ट्रिक से भी याद करवा रखे हैं, सारे याद रह जाएंगे। एक बार यहाँ फटाफट देख लो, खरीफ की जो फसलें हैं
मोटी मोटी यहाँ पर मोटे मोटे आप देख लो, अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी चावल, ये मोटे वाले आपको खरीफ में मिल जाएंगे। दलहन, मूंग, मोठ, अरहर, ये सारी की सारी जो दलहने इस प्रकार की है ना, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, चावड़ा, ये सारी खरीफ की फसलों में आती है। तिलहन, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी और नगदी जैसे कपास, गन्ना, जूट, ग्वार, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। सारे तो अनाज, ये बाजरा वाले, ज्वार, मक्का, रागी चावल, ये खरीफ में आ जाते हैं। दलहने कौन कौन सी? मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, चावड़ा, ये सारी दलहने इसमें आती हैं। जो चना का और मसूर, मटर आते हैं वो आएगी रबी में, ठीक है। तिलहन में कौन कौन सी? तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी, ये इसमें आती है। और नगदी में कपास, गन्ना, जूट, ग्वार, ये सारी खरीफ में आती है। फिर रबी में याद रखना, गेहूं, जौ, रबी में गेहूं, जौ। दलहन में चना, मसूर, मटर। तिलहन में सरसों, तारा, मीरा, राई, याद रखना, सरसों रबी में आती है, चना भी सरसों में आता है। नगदी में मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, जितने भी ये मसाले हैं ना सारे के सारे, ये रबी में आ जाएंगे। मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, लहसुन, अफीम, प्याज, अलसी, सारे के सारे रबी में आते हैं। जायद की फसलें तो बताने की जरूरत नहीं है, पानी वाली ज्यादातर हरी सब्जियां आ गई, हरा चारा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, पुदीना, ये सारे आते हैं। अब फसलों के उपनाम भी आपको पता होना चाहिए, एक बार मोटा मोटा उपनाम भी पढ़ लो। कपास को क्या बोलते हैं? बढ़िया, सभी को पता है। सफेद सोना पूछते, एक बार सफेद सोना से प्रश्न बना हुआ है। अफीम काला सोना से भी बना हुआ प्रश्न। होबा जो जोबा पीला सोना, गोल्डन ऑफ डेजर्ट, यहाँ से भी लगभग प्रश्न बने हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है फिर से बने हो, कोई बन भी सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। मक्का को अनाज की रानी बोलते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है। बांस आदिवासियों का हरा सोना। ज्वार जिसको सोरगम, ये गरीब की रोटी है। इसबगोल घोड़ा जीरा। और जूट गोल्डन फाइबर। मूंगफली गरीब की बादाम। और बरसीम जंगलों का राजा। अब इम्पोर्टेंट लगा लो इसको भी, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। आपको पता है भी कौन सी जो फसल, कपास हो गई, गन्ना हो गई, इनकी मिट्टी से भी प्रश्न बने हुए हैं, तो ये थोड़ा एक बार मोटा मोटा पढ़ लेना। जो बाजरा, इसमें तापमान कितने की जरूरत है? 30 से 35 सेंटीग्रेड, ठीक है ना। वर्षा की कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा बाजरा में कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी कौन सी पाई जाती है बाजरा में? किसकी जरूरत है? बलुई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और मक्का में मिट्टी ध्यान रखना, लाल चिकनी। बाजरा में बाजरा बै से बलुई रेतीली, याद रख लोगे। मक्का को तापमान की कितनी की जरूरत? 21 से 28 सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी कौन सी जरूरत है? लाल चिकनी। गेहूं में जैसे जलोढ़, गेहूं जलोढ़, जो भी जलोढ़, गेहूं भी जलोढ़। कपास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार बना हुआ है प्रश्न, काली मिट्टी, ठीक है ना। रीट में भी प्रश्न बना हुआ है ये। गन्ना जलोढ़, देखो जो गेहूं, गन्ना, चावल, जौ और गेहूं, गन्ना, चावल में तीन चारों में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जौ में तापमान 15 से 20 सेंटीमीटर। बरसात की बात करें 50 से 80 सेंटीमीटर। गेहूं में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और तापमान देख लो, कपास में तापमान कितने की जरूरत होती है? 21 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर। और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। और गन्ना में ज़्यादा होती है, 150 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। और तापमान 21 से 30 सेंटीमीटर जलोढ़ वर्षा जो मिट्टी है। चावल में 150 से 200 सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक बार मोटा मोटा आप फसलों के रोग पढ़ना चाहो तो रोग भी देख लेना, कौन कौन सी रोग है मैंने लिखे हैं। अब मैं यहाँ करवाऊँ या ना करूँ, आप देख लो, ठीक है ना। आप देख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट करवा देती हूँ। गेहूं में जो रोग लगते हैं, टुंडू रोग, चंपा, कजवा, रेतवा, काला कीट, स्मार्ट रोग। चावल में गंदी बग कीट, बूरी चींटी। कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि मैंने रोग भी नहीं लिखा है, आप पढ़ लेना इनको, ठीक है ना। गंदी बग कीट, बूरी चित्ती, तना गलन। बाजरा का ध्यान रखना, कुंडुआ रोग, अर्कट रोग और हरित वाली रोग। मक्का का ब्राउन स्पॉट रोग। और ज्वार का आवृत कंडुआ रोग। जौ का पीली रोग, भूरी रोली, मोल्या चित्ती, आवर्त का कंडुआ रोग। और मूंग का हाथ मोलट। और चना का फली छदेक, झुलसा और जड़गलन और उकटा, ऐसे ही रोग है भाई। फुआ रोग, रोट रोग। सरसों का चंपा, सफेद रोली, सफेद कीट, आरा मक्खी, पेंडेट बग, तना गलन और आलनटेरिया और झुलसा, ये रोग है, तो ये एक बार मैंने लिख दिया। अब जो प्रश्न बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, काफी बार पीछे भी बने थे भाई प्रश्न इस पेज से, तो एक बार ये आप पढ़ लो इनको, ठीक है। देखो फसलों का नाम एक तरफ लिख दिया, फिर किस्में कौन कौन से किस्मों से, फसलों की किस्मों से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ये पढ़ लो। बाजरा की किस्में, राज 171, बाजरा राज 171, RCB 2
RCB 911, बाजरा RCB 2 RCB 911 याद रख लोगे। और RHB 30 भी बाजरा है। राज 171 RCB 2 और 911 बाजरा और RHB कितना 30 बाजरा का नाम। फिर गेहूं का, गेहूं देखो ऐसे लोग गेहूं खाते हैं ना, अपने गेहूं की जरूरत होती है तो भाई हमारा कल्याण ही करता, सोने जैसा ऐसे ले लेना। मैक्सिना सोना ऐसे रख लेना, ठीक है ना। कोहिनूर है गेहूं, गंगा सुनहरी जैसा है, लाल बहादुर जैसा है, क्योंकि इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, ऐसे ले लेना, ठीक है ना। हर काम मंगल करता है, भाई गेहूं के बिना कुछ नहीं होता, तो इस मंगला याद रख लेना। कोहिनूर है तो कोहिनूर, और मैक्सिना सोना है, कल्याण सोना ऐसे ले लेना, गंगा सुनहरी लाल बहादुर जैसा ऐसे याद रख लोगे। अब कौन कौन सा कल्याण सोना, गेहूं का। राज 1482 किसका, राज 1482 गेहूं की किस्म है। चंबल 65 भी गेहूं की है। सोनालिका, भाई ये सोनालिका है। मैक्सिना सोना है, कल्याण सोना है, कोहिनूर है, मंगला गंगा सुनहरी है, मंगला है, लाल बहादुर है, गेहूं याद रख लोगे। लेरमा नबी याद रख लेना 2, और मालविका, माल है भाई, गेहूं तो माल ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना हुआ पूछा गया है, HD 3226 किसकी किस्म है। HD 3226 तो भाई गेहूं की है, HD 3226 याद रख लोगे। सरबती गेहूं, अब गेहूं की सरबती तो नहीं बनती, बना लो। मैक्सियन ये गेहूं का, ठीक है, याद रह जाएगा। HD 3226 किसकी है, भी गेहूं की है। RCB 2 RCB 911 किसका है, बाजरा है। राज 171 बाजरा है। RSB 30 किसका है, बाजरा, याद रह जाएगा। इतना मुझे लगता है क्लास में याद हो गया होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो से भी प्रश्न बना हुआ है देखो। करण, कैलाश, केदार, कैसे जो, करण हो गयो, कैलाश हो गयो, केदार। ज्योति भी जोगो नाम है, जैसे ज्योति। राज किरण छोरिया का नाम दे लियो, ज्योति राज किरण जो है को, ठीक है ना। मोलवा ये भी जो है। RD 2035 जो है, RD 2035 जो है, ये थोड़े याद कर लेना, इस प्रकार वाले ये भी प्रश्न बनते हैं। RD 2035 जो है, ठीक है। और HD 3226 गेहूं है, 3226 गेहूं, 3226 को मेल है, 3226 खानो खावा ऐसे लोग गेहूं का, ठीक है ना। फिर RD 2508 और RD 57 जो, RD 2508, ठीक है, 2508 ऐसे याद रख लेना जो। 57 RD जो, 2035 भी जो। फिर मक्का, मैं से माही कंचन माही धवल, मक्का माही कंचन माही धवल। पुस्सा HM4, पुस्सा नाम आ जाता है तो मक्का याद रख लो, ठीक है। HM4 पुस्सा, और पुस्सा HM8, 4 8 और सीधा 9 HM, ये मक्का है। अरुण, किरण, प्रभात मक्को है भाई। नवजोत, मेघा, सविता, यहाँ छोरियां का नाम आवे मक्का। अरुण हो गयो, किरण, प्रभात, नवजोत, मेघा, सविता सारी मक्का खावेगी, ऐसे ले लेना। कपास से प्रश्न बना हुआ। वराह लक्ष्मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार बनता है। वराह लक्ष्मी कपास, कपास देखो व्हाइट कलर का होता है, और कपास देखो बेची जाती है, पैसे मिलते हैं, लक्ष्मी आती है, वराह लक्ष्मी याद रख लोगे। नरमा भी बोलते हैं इसको, हमारी साइड हनुमानगढ़ साइड में नरमा बोलते हैं, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में। बीकानेरी नरमा कपास, और RST 9 PST 9 विरनार ये भी कपास है। गन्ना, जहां CO नाम आता है ना गन्ना का, याद रखना कौन कौन से CO, 419 449 1007 1011 और 0238, इसकी एक और नाम है कर्णचार। ये सारे के सारे गन्ना की किस्में हैं। फिर सरसों की, वरुणा, राजविद्या, सरसों 2, सरसों RH 30। अब आपको पूछ ले RHB 30 बाजरा है, RHB 30 बाजरा है, और सरसों का नाम ही सरसों है तो सरसों RH 30 सरसों है, पुस्सा, ठीक है ना। और बोल्ड, वरदान ये सरसों का है। चावल का तो वैसे नाम से पता चले बासमती चावल होते हैं, माई सुंगदा चावल का है, और चंबल जैसे चावल, जैसे चंबल, कावेरी भी चंबल का याद रह जाएगा, रत्ना ये याद रह जाएगा। इसके अलावा पद्मा, परमल याद रख लेना, जमुना डांगर ये चावल के हैं। चना का दोहद, देखो चना को अपने छीलते हैं ना तो उस पर दो परत होती है, दोहरी परत होती है, दो याद रखें। अंदर से येलो कलर, ऊपर ब्लैक होता है, ऊपर अंदर से येलो कलर का निकलता है, तो चना याद रह जाएगा, दोहद दोहरी उस पर परत होती है, येलो कलर का निकला, बड़ा स्मार्ट होता है भाई चना, दोहरी परत होती है, अंदर से येलो निकलेगा तो स्मार्ट होता है, इसे याद रख लेना। फिर GNG 663, GNG 16 ये भी चने का है। मूंगफली, चंद्री मूंगफली खा लो भाई, ठीक है ना, चंद्रा इसे याद रख लो। RG 141 मूंगफली, RSB 87 RS1 ये मूंगफली की किस्में है। एक बार फिर से फटाफट देख लो आप, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो
नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 पेज काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, जीएसवीए, जो सकल मूल्य संवर्धन है, जीएसवीए, अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान। जो अर्थव्यवस्था का साथियों योगदान पढ़ते हैं ना, दो कीमत पढ़ते हैं, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत पर बात करें तो वर्तमान वर्ष के आधार पर, जो वर्तमान वर्ष है उसके आधार पर मूल्यों पर आधारित होता है, जिसमें मुद्रा स्फीति शामिल नहीं होता है भाई। इसमें जो बढ़ा है ना वर्तमान का वो होता है, और इस स्थिर कीमत में पहले का होता है। यहाँ मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति क्या होती है भाई, मुद्रास्फीति जैसे प्रतिवर्ष जो वृद्धि होती है ना, मैं बताऊं, जैसे आप ऐसे लो, कोई भी मान लो पेन या बुक है, उसका आप पहले मान लो प्राइस, मान लो पहले क्या था, मान लो 40 रुपए था, यानी कि 2 साल पहले जो 40 रुपए था वो पहले का था, वो पहले का इधर रहता है स्थिर कीमत में। इधर जैसे वृद्धि होती है, मान लो 2 साल पहले मान लो एक पेन का कितना प्राइस था, मान लो 40 था, फिर 2 साल बाद में 20 रुपए और बढ़ गया, फिर 2 साल बाद में जो और बढ़ गया, जो बढ़ा जो वर्तमान में वो तो इधर रहता है, जो स्टार्टिंग में पहले का था वो इधर होता है। तो मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता, जो बढ़ता है ना वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जो प्रतिवर्ष जो वृद्धि होती है वो इधर होती है, वृद्धि वाला इसमें शामिल किया जाता है, और इसमें वृद्धि वाला शामिल नहीं किया जाता, तो स्टार्टिंग में होता है वो होता है। और स्थिर कीमत है ये 2011-12 पर ध्यान रखना, जो स्थिर वर्ष है इसका वर्ष माना गया गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है 2011-12, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं जीएसवीए, सकल मूल्य वर्धन क्या है। राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्यों को मापने के लिए किया जाता है, और अर्थव्यवस्था में योगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेज भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सकल मूल्य वर्धन जीएसवीए 2025-26 क्षेत्रवारों में योगदान प्रचलित कीमत पर, ठीक है। कृषि का कितना 25.7% याद रखना, उद्योग का 26.5%, सेवा का 47.7, से सेवा से 47.7, उद्योग 26.5, कृषि 25.7 और 26.5% उद्योग का। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान प्रचलित कीमत पर, ये कृषि का योगदान, और ये सकल मूल्य संवर्धन 2025-26 में क्षेत्रवार में योगदान प्रचलित कीमत पर, यह अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान प्रचलित कीमत पर। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो देखो यहाँ पर घटा है 2025-26 में कितना, तो पहले तो देखो 2024-25 में राज्य सकल मूल्य संवर्धन जो कितना था 27.13, 2024-25 में 27.13, फिर यहाँ पर कम हो गया, घट कर कितना हो गया 25.74, 2025-26 में राज्य सकल मूल्य संवर्धन कितना हो गया 25.74, और रुपए देख लेना 18,75,413 करोड़ रुपए प्रचलित कीमत पर पड़ा। अब स्थिर कीमत पर देख लो भाई, सकल मूल्य संवर्धन जो जीएसवी है 2024-25 में तो कितना था, यहाँ भी घटा है, 2024-25 में तो था स्थिर कीमत पर कितना 27.05। एक बार फिर से चलो, एक बार फिर से याद करो भाई इसको, कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 2024-25 में 27.13, 2025-26 में कितना घट गया 25.74 हो गया। तो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत ध्यान रखना फिक्स 2011-12 वर्ष रख लोगे। 2024-25 में सकल मूल्य संवर्धन कितना 27.05, 2025-26 में सकल मूल्य वर्धन कितना हो गया 25.33, यहाँ भी घट गया, और रुपए देख लो 9,81,807 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ये देख लो कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में योगदान देखो भाई, जीवीए का रुपए कितने करोड़ 4.41 करोड़ रुपए, और फसल में कितना 42.61, यानी कि 61%, पशुधन में 49.35%, वानिकी एवं लैंगिक में पूछे 7.49, और मत्स्य में 0.54 सबसे कम। अब इसमें जो ये पशुधन है, पशुधन क्षेत्र का योगदान आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो वर्तमान में जो भी योगदान है कितना परसेंट है ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों का आपको देखना। देखो सबसे पहले पशुधन क्षेत्र का योगदान, ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये तो थ्योरेटिकल मैटर है भाई, इनको चाहे आप एक बार छोड़ो ये पढ़ लेना, चाहिए सीधा देखो तो एक बार देख लो कि वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना
रहा, 2.17 लाख करोड़ रुपए जा रहा, जो फसल क्षेत्र से भी अधिक है। ध्यान रखना, ये मैंने ऐसे थ्योरेटिकल मैटर लिख रखा है, बाकी यहाँ पर लिखे हैं, इनको देख लेना कि 2025-26 में वर्तमान मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य जो वर्धन है वो कितना रहा, 2.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि फसल क्षेत्र से भी अधिक है। और पशुधन क्षेत्र से आय से दूध का सर्वाधिक योगदान होता है। और इसके अतिरिक्त लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से पोल्ट्री एंड अंडा उत्पादन विविधीकरण एवं उनके योगदान को बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं। अब यहाँ से पढ़ो आप कि फसल उत्पादन में कौन कौन सी है, प्रतिशत जो हिस्सा है तो दूध में कितना, जो दूध का योगदान है वो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 79.60%। दूध का योगदान कितना है, कितना परसेंट, 70.60%। अंडे का योगदान 0.67, तो सबसे कम अंडे का योगदान है, सबसे ज्यादा दूध का 79.60, यानी कि 80 के पास याद रख लोगे। 0.67 है अंडे का। मांस जो पोल्ट्री सहित जो मांस है इनका है 7.46 और अन्य अदर्स का 12.27%। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, सब इंस्पेक्टर में 2-3 प्रश्न बने हुए हैं भाई, इनको आपको अच्छे से देखना है। जैसे मैंने शब्दावली लिख रखी है वैसे की वैसे याद करनी है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये डाटा रिकॉर्ड है, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप याद कर लेना। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। देखो, भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 243.43 याद रख लोगे लाख हेक्टेयर, जिसमें से 53.0% क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अब ये याद करने हैं भू उपयोगी सांख्यिकी 2024-25। वन क्षेत्र कितना परसेंट, 8.30%, वन क्षेत्र का 8.30%। गैर, जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे याद कर लो। गैर कृषि उपयोग हेतु क्षेत्र 5.96%, वन क्षेत्र 8.30, गैर कृषि उपयोग हेतु क्षेत्र 5.96, बंजर एवं अयोग्य भूमि कितना 6.85, स्थायी चारागाह एवं अन्य से स्थायी, देखो चारागाह की बात हो रही, स्थायी चारागाह चराई भूमि, से चारागाह, से चराई भूमि, से 4.88, बंजर एवं अयोग्य भूमि 6.85, बंजर 6.85 याद रख लेना। और विविध वृक्ष फसल एवं उपवन क्षेत्र 0, विविध वृक्ष फसल कहा जाए तो 0 याद रखना, अपने 0.11 ही है, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि तो 10 याद रखना, कृषि योग्य 10.11% याद रख लोगे। प्रति भूमि, यहाँ पर वर्तमान प्रति भूमि को छोड़कर, प्रति को छोड़ करके, वर्तमान जो वर्तमान की प्रति है उसको छोड़ करके प्रति भूमि को, प्रति भूमि कितना है 5.62%, वर्तमान प्रति भूमि कितनी है 5.22%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.02। तो इनको आपसे स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे अभी याद कर लेना। देखो, आपको 2-3 क्लासें मिली, इससे अच्छा है कि आपको एक क्लास में सारा मैटर मिल जाए। ये क्लास मैं 2 क्लास में लेने वाली थी, बट मैं एक ही क्लास में ले रही हूँ, क्योंकि इसी के अंतर्गत मैंने क्या किया, ये आप पढ़ोगे ना, तो इसी में ही मैंने शुभंकर ले लिए है भाई, शुभंकर आ जाएंगे। इसी में मैंने GI टैग ले लिया है, तो आप GI टैग भी इसी में पढ़ लोगे, और ये उत्कृष्टता केंद्र भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना, और संस्थान भी आप इसी में पढ़ लोगे, इसलिए बड़ी हो गई। और ये लो, जो जलवायु वर्गीकरण है, जो राजस्थान में 10 प्रकार के अपन पढ़ेंगे, वो मैंने नेक्स्ट क्लास अलग नहीं बनाई है, इसी में ही मैं आपको सारा करवा दूंगी, इसलिए थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है, ताकि आपको 2-2 क्लास ना देखनी पड़े, ठीक है। इतना सा और है पढ़ना है आपको। सबसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये भी बनते हैं, यहाँ से भी, ये भी आपको याद करना है। देखो, यहाँ पर फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण है, वर्तमान में जो भी है, या एक तरफ फसलें लिखी है, फिर प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान लिख दिया, फिर तृतीय, फिर राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में योगदान लिखा है। तो आप ऐसे याद कर लो। सरसों व राई वैसे मैंने ट्रिक से भी करवा रखी, एक छोटी सी क्लास डाली हुई है। देखो, सरसों व राई राजस्थान में जो प्रथम स्थान है, पहले तो इनके याद रखो किस किस का, सरसों व राई को है, बाजरा हुआ, कुल तिलहन को, मोटा नाज और गवार हुआ, किन किन का है, सरसों राई गवार याद रख लोगे, बाजरा को भी है, मोटो नाज है, कुल तिलहन मोटा नाज, मोटा नाज का, बाजरा का, कुल तिलहन, गवार और सरसों राई का राजस्थान में पहला स्थान है। और मूंगफली को याद रखना भी राजस्थान में दूसरो। अब मूंगफली आप ऐसे दो उसके पार्ट्स होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं, इस प्रकार की होती है मूंगफली, 2 पार्ट होते हैं, तो अपने राजस्थान का याद रखना 2 नंबर पे है, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। अब बात करूं चना, कुल दलहन, सोयाबीन, तीनों का, चने को, कुल दलहन को, सोयाबीन को राजस्थान को तीसरा स्थान है। राजस्थान को पहलो स्थान की गो है, गवार गो है, मोटा नाज गो, कुल तिलहन, बाजरा, सरसों राई को राजस्थान को पहलो। दूसरो मूंगफली का 2 पार्ट क्रांत, तो मूंगफली को 2 याद रखो। तीसरे नंबर पर राजस्थान को किस किस का है, चने को 3 नंबर पर, लिखण में 2 शब्द है, देखो चना याद रखना, राजस्थान को 3 नंबर पर। कुल दलहन
दलहन दाल, दलहन में ले आ रहा है, ले की शेप 3 की तरह है तो राजस्थान का 3। सोयाबीन, बीन राजस्थान को 3, सोयाबीन राजस्थान को 3 नंबर पर, ऐसे याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि मूंगफली में पहलो किंगो है तो गुजरात को, मूंगफली बंदो गुजरन लाग रहे हो और मूंगफली खान लाग रहे हो, गुजरात को पहले नंबर पर, इसे याद रख लेना। चना एमपी, अब एमपी का पहले नंबर पर तीनों का है भाई, जिनका राजस्थान का तीसरे नंबर पर है, एमपी का पहले नंबर पर है, किन किन का, जिनका राजस्थान का तीसरे नंबर पर है उनका एमपी का तो पहले नंबर पर है, तीनों में महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पर है। कौन, चने को पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, कुल दलहन को पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, सोयाबीन को पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तीनों को राजस्थान, याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान का तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मूंगफली को राजस्थान दूसरे नंबर पर, सरसों वैराई को सेकंड नंबर पर एमपी, थर्ड नंबर पर यूपी, बाजरे को पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर गुजरात, कुल तिलहन को, वैसे इन तीनों का राजस्थान का तो पहले याद रख लोगे, कुल तिलहन का सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे गुजरात, मोटा अनाज का सेकंड नंबर पे कर्नाटक का मोटा अनाज, थर्ड पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा को गवार को सेकंड नंबर पर है, गवार को फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, हरियाणा गवार सेकंड नंबर पर, गुजरात थर्ड नंबर पर, मूंगफली को पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब इनका आप देख लो, परसेंटेज देख लो, उत्पादन में योगदान है जो, सरसों वैराई का 43.43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबू ज्यादा सरसों वैराई को 43.43, बाजरा को 41.43 है, 41.34 बाजरा को, कुल तिलहन का 23.61 और मोटा अनाज का 24.21, गवार का 88.80, सबसे ज्यादा किसका है, गवार का, सरसों वैराई का तो 43.43 है, ग्वार का सबसे ज्यादा है। राजस्थान में पहला नंबर, हरियाणा में दूसरा, तो ग्वार का ध्यान रखना 88.80, ठीक है। फिर है सेकंड नंबर पे सरसों वैराई, थर्ड नंबर पे बाजरा, और चना का कितना है, चना का 19.81 और सॉरी इसका है मूंगफली का 19.81 और चना का 17.39, कुल दलहन का है कितना है 13.76, सोयाबीन का 8.96। एक बार फिर से देख लो भाई, कोई मैंने गलत बोल दिया हो तो फटाफट में। ये राजस्थान की प्रमुख फसलों की स्थिति है भाई, देख लो। बाजरा है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछे बाजरा का तो वैसे बाजरा बाड़मेर सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, ये तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला एरिया वाला है, बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है बाड़मेर में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बाजरे का, अलवर जयपुर में होता है। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में बोया जाता है मक्का, और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। ज्वार का अजमेर में सर्वाधिक क्षेत्र वाला और उत्पादन अजमेर भीलवाड़ा में। गेहूं का क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे ज्यादा बोया जाए गेहूं, ठीक है ना, हमारी साइड में। और सर्वाधिक उत्पादन भी हनुमानगढ़ गंगानगर में ही हुआ है, और क्षेत्र भी यहाँ पर एरिया भी बोया भी आ जाता है जो गंगानगर और जयपुर में भाई, और गंगानगर जयपुर में ये है सर्वाधिक उत्पादन। मोट क्षेत्र बीकानेर चूरू में सबसे ज्यादा बोया जाता है। मोट बाड़मेर और बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। बीकानेर में तो वही हुआ उत्पादन, सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर बाड़मेर। तो आपको ऐसे याद करना है, बाजरा का पहले नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो अलवर में, सेकंड जयपुर में। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भीलवाड़ा में, फिर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। और चावल का सर्वाधिक क्षेत्र बूंदी में, ऐसे लो बूंद बूंद पानी की चावल को जरूरत होती है ना, बूंद बूंद, तो ऐसे सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर बूंदी और हनुमानगढ़ में चावल का, हनुमानगढ़ में हमारे भी यहाँ बहुत उत्पादन होता है। और मूंग की बात करें तो नागौर में तो सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन, नागौर पाली, सरसों, टोंक बीकानेर, बीकानेर और टोंक में यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन। उड़द का क्षेत्र बूंदी और भीलवाड़ा और उत्पादन बूंदी टोंक। चावल बूंदी में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और यहाँ हमारे हनुमानगढ़ में भी अच्छा हो जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्र बीकानेर में मूंगफली मिलेगी, ठीक है ना, आपको क्षेत्र बड़ा ज्यादा बोई जाती है। और बीकानेर और जोधपुर उत्पादन ज्यादा हुआ। अरंडी को जालोर में सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन अरंडी का जालोर सिरोही में। तारामीरा का क्षेत्र नागौर में और उत्पादन नागौर जैसलमेर में। तिल क्षेत्र पाली और उत्पादन पाली और सवाई माधोपुर में। सोयाबीन क्षेत्र तो झालावाड़ में ज्यादा बोया जाता है और उत्पादन झालावाड़ 12। चना चूरू, जैसे चना चूरू, चूरू जैसलमेर में ज्यादा इनको हुआ उत्पादन। अलसी बोया ज्यादा प्रतापगढ़ में जाता है, उत्पादन प्रतापगढ़ झालावाड़ में। कपास बोया गंगानगर हनुमानगढ़ में जाता है और उत्पादन भी गंगानगर हनुमानगढ़ में। गन्ना गंगानगर में भाई, गन्ना तो क्षेत्रफल क्षेत्र वाला और ज्यादा बोया जाता है गंगानगर में, और गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक इसका उत्पादन। तंबाकू सांचौर में सर्वाधिक क्षेत्र और सांचौर में उत्पादन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से देख लो कि कृषि का जो कार्य है 5 साल में होता है। प्रथम गणना कब 1970-71 में, वर्तमान में 10वीं गणना 2015-16 में। और इस कौन करवाता है? ये कृषि सहकारिता विभाग द्वारा करवाई जाती है गणना। अब कृषि गणना 2015-16 जो कि 10वीं है वर्तमान में। औसत आकार ध्यान रखना इसका, 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला औसत पूछे 2010-11 का तो 3.0 हेक्टेयर, रट लो इनको अच्छे से ध्यान रख लो। कमी आई है इसमें देखो 1.24% की। पहले तो 2.73 हेक्टेयर था 2015-16 में, अभी वर्तमान में पिछला है ना जो 2011-13 में 3.7 हेक्टेयर था, तो अभी कमी आ गई ना, पहले 3.07 था तो अभी 2.3 हेक्टेयर, तो कमी आई 1.24% की। जोतों की संख्या 2015-16 लगभग कितनी 76.55 लाख थी, और 2010-11 में कितनी थी 68.88 लाख थी, जो पिछली जनगणना से कितनी अधिक है 11.14। तो देख लो 2015-16 में कितनी है भैया 76.55 लाख, और 2010-11 में कितनी थी 68.88 थी। तो पहले 68.88 थी, अब 76.55, तो वृद्धि हुई कितनी की 11.14 की। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अब जोतों का वर्गीकरण देखो, 4 प्रकार का वर्गीकरण होता है। एक तो सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम बड़ी। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और मध्यम ये है। अब बात करते हैं इन जोतों के वर्गीकरण में कि इसमें वर्तमान जो परसेंटेज है वो कितना है। देखो सीमांत है ना, सीमांत जिसका एरिया कितना 1 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर है इससे मान लो कम है, 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत कहलाता है। और 1 और 2 के बीच में हेक्टेयर वाला लघु कहलाता है। 2 और 4 के बीच में हेक्टेयर वाला, 2-4 हेक्टेयर के बीच वाला अर्ध मध्यम, और 4 से 10 के बीच में हेक्टेयर वाला मध्यम कहलाता है, और 10 हेक्टेयर वाला बड़ी कहलाता है। इनके परसेंटेज भी देख लो वर्तमान में कि सीमांत का योगदान कितना है 40.12% सीमांत का योगदान है, लघु का 21.90% और अर्ध मध्यम का 18.50% और मध्यम का है 14.79 और बड़ी का 4.69%। नेक्स्ट पेज। भाई थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, फुल डिटेल से करवाया। टॉपिक ऐसा पढ़ो, अब टॉपिक आप इधर से कर लिया उधर से कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बच गया तो क्या फ़ायदा, उस टाइम खराब करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सर्वाधिक कृषियों का जोतों का आकार पूछे, सर्वाधिक कृषि जोतों का आकार कहाँ है तो बाड़मेर में। न्यूनतम कृषि जोतों का आकार पूछे तो डूंगरपुर में, ये भी ध्यान रखना। अब महिला प्रचलित जोत धारक, ये भी देख लो महिला प्रचलित जोत संख्या और क्षेत्रफल। संख्या 2010-11 में कितनी 5.46 लाख और 2015-16 में कितनी 7.75 लाख, वृद्धि हुई है भाई इसमें। 2010-11 में तो 5.46 लाख थी, 2015-16 में 7.75 लाख है, तो वृद्धि कितनी 41.94%। क्षेत्रफल 2010-11 में था 13.30 लाख हेक्टेयर और 2015-16 में कितना है 16.55 लाख हेक्टेयर था, जो कि वृद्धि हुई 24.44%। अब कृषि जोतों के आकार के घटने का कारण क्या है, जो घटा है तो कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि दर और एकल परिवार प्रणाली है भाई। अगर आपको पूछ ले कृषि जोतों के आकार के घटने का कारण क्या है, दे दे ऑप्शन में, तो ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि दर और एकल परिवार प्रणाली। अब महिला प्रचलित जोत धारक भी देख लिए आप लोगों ने, ठीक है ना। सर्वाधिक कृषि जोतों का आकार पूछे कहाँ है तो बाड़मेर में। न्यूनतम कृषि जोतों का आकार पूछे तो डूंगरपुर में, ठीक है। अब साथ में शुभंकर याद कर लेते हैं। मुझे लगता है शुभंकर वगैरह भी बाद में याद कर लेते हैं, एक बार ये क्या कर लेते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है ना, तो वो लास्ट में कर लेंगे। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये तो चाहे आप देख लो कि फर्स्ट में कितने फर्स्ट बी फर्स्ट सी ये 3 है, सेकंड में ये मैंने ऐसे लिख लिए ताकि आपको एक जगह मिल जाए इस प्रकार से, बाकी मैं आगे करवाऊंगी वैसे कर लेना, ये आप देख लेना, ठीक है ना। ये देखो कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में तो 10 है और भारत में 15, यानी कि भारत के 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसमें से 2 कृषि जलवायु प्रदेश तो है ना, कौन सा, एक तो अरावली मालवा पठारी प्रदेश तो 8वां है, जो एक पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां, ये राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखो जलवायु के हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि को कितने 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, ये 10 के 10 ये रहे भाई। और आप यहाँ से देखना, तो यहाँ से मैं इसको साथ साथ में करवाती जाऊंगी, ये 10 मैंने लिख रखे, एक बार यहाँ से पढ़ो फिर एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क, कहाँ है, ये रहा फर्स्ट ए। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये देखो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क फर्स्ट ए। कौन कौन सा एरिया आता है इसमें, ये लो भाई कौन कौन सा एरिया आता है, ये लो जोधपुर आता है, फलोदी आता है, बाड़मेर आता है, बालोदरा ये वाला आता है
फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क में। वापस चलो, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ये रहा, ये लो, फलोदी और बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सॉरी जोधपुर, फलोदी, ये चारों के चारों इसमें आ गए। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों सेकंड का। सेकंड ए, पहले तो ऐसे याद कर लो, फर्स्ट ए में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, शुष्क वाला आएगा, ठीक है ना, अर्ध शुष्क वाला नहीं। फर्स्ट बी कहां पर है, ये रहा ऊपरी ऊपर फर्स्ट बी। उत्तर पश्चिमी जो सिंचाई मैदानी प्रदेश है, जो नहरी वाला, ये आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर और हनुमानगढ़ आएगा फर्स्ट बी में, ऊपरी ऊपर है भाई नॉर्थ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट सी में अति शुष्क आंतरिक सिंचित पश्चिमी मैदान आता है। फर्स्ट सी कहाँ गया भाई, ये रहा तीनों के तीनों। इसमें जैसलमेर और बीकानेर और आंशिक चूरू आ जाता है, आंशिक आता है कुछ, ठीक है ना। तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू फर्स्ट सी में आता है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट बी में, ऊपर ऊपर बैठा है फर्स्ट बी, गंगानगर और हनुमानगढ़, और इसमें जैसलमेर और बीकानेर और चूरू ये वाला आ जाता है फर्स्ट सी में। ठीक है, और फर्स्ट ए में कौन कौन सा आया था, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी, ये वाला इसमें आया था। ठीक है, फिर थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश या क्षेत्र बोल दो इसको। थर्ड ए कहाँ है, ये रहा, ये पूर्वी वाला आ गया है, ये अर्ध शुष्क है, ये रहा सारा एरिया यहाँ पर। इसमें आते हैं अजमेर आता है, ब्यावर, टोंक, ये सारे आ जाते हैं इसमें। कोटपुतली मैंने सारे आगे लिख रखे हैं भाई, आगे वाले पेज पे। और इसमें खेरतल, तिजारा भी आ जाता है, कोटपुतली, बहरोड, दौसा भी आ जाता है। तो ये वाला सारा का सारा एरिया मैंने वैसे इसमें एक एक नहीं दर्शाया, सारा यहाँ पर इसे मिक्स कर दिया। फिर थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसको चाहे बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी आ सकता है, प्रभावित कैसे भी आ सकता है। थर्ड बी कहाँ है, ये रहा थर्ड बी, इधर वाला एरिया, ये रहा थर्ड बी। तो बाढ़ प्रभावित है, ये बाढ़ संभाव्य वाला है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से आते हैं इसमें अलवर भी आता है, इधर वाला एरिया खुद देख लो कौन कौन से आता है। अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया आता है इधर का। ठीक है, फिर ये रहा सेकंड ए, जो अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी या अंतर्वर्ती शेखावटी प्रदेश। आगे मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट भी लिख रखे हैं, वहां से आप देख लेना। ठीक है ना, सेकंड ए कहां पर है, सेकंड ए ये रहा। सेकंड ए में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप खुद यहाँ पर सपोज करो कौन कौन से जिले होंगे सेकंड ए में। देखो ये वाला एरिया है, यहाँ पर शेखावटी एरिया तो आता ही है, शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सिक्कर आता है। इसके अलावा नागौर भी आ जाता है, और डीडवाना, कुचामन नागौर से अलग हुआ है, तो डीडवाना, कुचामन शेखावटी वाला, डीडवाना, कुचामन और नागौर, ये वाला एरिया इसमें आता है सेकंड ए में। फिर देखो सेकंड ए के बाद में सेकंड बी, लूणी नदी अत्यय प्रभावी मैदान। सेकंड बी ये रहा, ये तो मैंने बता दिया ना, ये सेकंड, ये थर्ड बी बताया था ना, सेकंड बी कहाँ गया, ये रहा भाई, ये आ गया, ये लूणी वाला है। लूणी नदी अत्यय प्रभावी मैदान क्षेत्र है। तो सेकंड बी में कौन कौन से आते हैं, लूणी वाले में ये अंतर्वर्ती लूणी है, बेसिन प्रदेश। ठीक है ना, सेकंड बी, इसमें पाली, जालोर, सिरोही आएंगे। तो आपको लूणी वाला तो पता ही, अंतर्वर्ती लूणी जो प्रदेश वाला है, तो इसमें आते हैं पाली और जालोर, सिरोही। पाली आता है, जालोर, सिरोही वाले आते हैं। ठीक है ना, फिर फोर्थ ए में अर्ध या उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। फोर्थ ए कहां पर है अभी, फोर्थ ए ये रहा, फोर्थ ए ये है उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, उपाद्र है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं भाई, इधर कौन से जिले आते हैं, भीलवाड़ा भी आता है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये आते हैं। और यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर लगभग बारिश की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं सेकंड बी, आर्द्र दक्षिणी कृषि प्रदेश। सेकंड बी कहाँ है, ये रहा सेकंड बी, ये वाला आ जाता है। सेकंड बी में कौन कौन से आते हैं भाई, सॉरी ये सेकंड बी नहीं है, फोर्थ बी है। फोर्थ है तो ये आ गया, और फोर्थ बी ये रहा दक्षिणी कृषि प्रदेश क्षेत्र, ये फोर्थ बी। लास्ट में एक फिफ्थ एक ही बचता है, ये एक ही है इसका, तो इसमें ये आ जाते हैं। तो फोर्थ बी में कौन कौन से आते हैं भाई, फोर्थ बी में इधर वाला कौन सा इलाका है, यहाँ आपने देखा होगा डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सुलुम्बर, ये वाले जिले आ जाते हैं। और यहाँ पर बारिश 50 से 110 सेंटीमीटर के लगभग की जरूरत होती है। और ये फिफ्थ वाला एक ही है, जिसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। अभी एक ही आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश फिफ्थ, जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, हड़ौती वाला ये आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें। ठीक है,
एक बार इनको फिर से देख लो, अब मैं आगे करवा दूंगी फटाफट। ये लो फटाफट पढ़ते चलो। फर्स्ट ए पढ़ा जो पश्चिमी शुष्क मैदान में आता है, विस्तार देख लो, अभी बताए हैं मैंने, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। मैं फटाफट करवाऊंगी, अभी यहाँ पर बता दिए हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत होती है। फसल उत्पादन, रबी की फसल उत्पादन की बात करें, रबी और खरीफ दोनों मैंने इसी तरीके लिखा है ताकि आपको रबी की भी याद हो जाए, खरीफ की याद हो जाए, इसलिए मैंने रबी खरीफ लिखा है। तो इसमें प्रमुख कृषि उपजें कौन कौन सी आती है पश्चिमी शुष्क मैदान में? देखो, रबी में गेहूं, चना, सरसों, इसबगोल, जीरा आता है। खरीफ में बाजरा, गंवार आता है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, जोधपुर है। फिर सेकंड बी है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, मैंने बताया था सेकंड बी, ये रहा उत्तरी वाला, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। फसल उत्पादन की बात करें, कृषि जो अपने ये किसमें है उपजे हैं, ये देखो, रबी में तो गेहूं, चना, सरसों, और खरीफ में कपास, गन्ना, चावल। कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर है। फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट सी जो कि अति शुष्क मासिक सिंचित पश्चिमी मैदान विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आंशिक रूप से। अब बात करें इसमें चूरू आंशिक रूप से, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अति शुष्क थर्ड सी की बात कर रहे हैं, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। मैंने लास्ट में एक जगह इतनी शानदार तरीके से लिखा है कि राजस्थान के कृषि उत्पादन क्षेत्र में सबसे बड़ा आपको पूछा जाता है तो फर्स्ट नंबर पे बड़ा आता है, फर्स्ट सी आता है। अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान ये आता है फर्स्ट नंबर पे, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछे तो फोर्थ बी है, आर्द्र दक्षिणी मैदान वाला। तो सबसे बड़ा फर्स्ट सी है और सेकंड नंबर पे बड़ा आता है फर्स्ट ए। फर्स्ट सी सबसे बड़ा, फर्स्ट ए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई बार सीधा सीधा। तो फर्स्ट ए, सेकंड नंबर पे पश्चिमी शुष्क मैदान, सबसे छोटा दो है, फर्स्ट वाले नंबर पे तो फर्स्ट बी और सेकंड नंबर पे फर्स्ट बी। फोर्थ बी तो बड़ा छोटा है सबसे और फर्स्ट बी सेकंड नंबर पे छोटा आता है। तो अब आप ना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट सी है इसमें जो चूरू आंशिक रूप से आता है, सिर्फ ये जिले आते हैं, सारा नहीं आता है। रतनगढ़, सरदार शहर, बिदसर, सुजनगढ़ तहसील, सुजानगढ़ जो तहसील है, ये सारे आते हैं आंशिक रूप से चूरू में। बीकानेर पूरा, जैसलमेर आता है फर्स्ट सी में। वर्षा की 10 से 30 सेंटीमीटर फसलें हैं, रबी, गेहूं, चना, सरसों, खरीफ की में बाजरा, गवार, मूंगफली। तो फर्स्ट सी में तो आंशिक रूप से ये आते हैं चूरू में, लेकिन सेकंड ए में चूरू पूरा आता है, लेकिन इन वालों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके, इनमें तो ये आ जाता है, बाकी सारा आता है इनको छोड़ करके। तो शेखावटी सेकंड ए है, शेखावटी अंतः प्रवाह मैदान, अंतःस्थलीय जलोत्सर्गण के अंतर्वर्ती मैदानी। तो इसमें जिले सिक्कर, चूरू तो आता है, चूरू में ये छोड़ करके जो अभी मैंने बताया, रतनगढ़, सरदार शहर और बिंदासर, सुजानगढ़ को छोड़ करके बाकी आता है। झुंझुनू आता है, नागौर, डीडवाना, कुचामन आता है। वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर। फसल रबी में गेहूं, चना, सरसों उत्पादन में फसल उत्पादन में ये आती है और खरीफ में बाजरा, गवार, दलहन। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर। थोड़ा सा पानी पी आती हूँ भाई, एक हाथ में फोन लेकर के क्लास बनाना भी औखा हो जाता है और एक लगभग 1 घंटे वो भी प्लाथी मार करके बैठना भी बहुत औखा हो जाए। नेक्स्ट है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, सेकंड बी है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। मैंने नीचे नीचे बताया था जिसमें जालोर, सिरोही आता है, वो लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। सिरोही में पिंडवाड़ा, आबू तहसील छोड़ करके है सिरोही, जो लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, सेकंड बी बोलते हैं इसको। विस्तार जालोर, सिरोही में पिंडवाड़ा, आबू रोड तहसील छोड़ करके। पाली एवं ब्यावर है वो आंशिक रूप से, जिसमें जेतारण एवं रायपुर तहसील आती है। फसल की बात करें तो फसल उत्पादन में रबी में गेहूं, सरसों, खरीफ में बाजरा, गंवार एवं तिल। वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। कृषि उत्पादन केंद्र है केसवाना, जालोर। फिर बात करते हैं थर्ड ए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड एवं ब्यावर में जेतारण, रायपुर तहसील को छोड़ करके है, ठीक है ना। थर्ड ए में अर्धशुष्क जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र वाले मैंने बताए थे आपको। और वर्षा यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। फसल उत्पादन में रबी में गेहूं, चना, सरसों, खरीफ में गवार, ज्वार, बाजरा। और कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर, जयपुर। फिर थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, विस्तार अलवर, डीग, उधरवाड़ा मैंने बताया था ना, बाढ़वाड़ा, जिसमें इधर पूर्वी वाले आ जाते हैं। इसे कौन से, ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है जो अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। फसल उत्पादन में रबी में गेहूं, चना, सरसों, खरीफ में बाजरा, गवार, ज्वार। फिर फोर्थ ए उपाद्र दक्षिणी मैदान, इसमें विस्तार सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू रोड आता है। सिरोही ढंग से नहीं लिखा भाई, ठीक है ना, सिरोही।
और उदयपुर भी, राजसमंद भी पूरा, भीलवाड़ा पूरा, इधर की मात्रा थोड़ी गलत लगी, पूरी बड़ी है। चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी को छोड़ करके है उपाधि दक्षिणी मैदान में, जो 4th ही है। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। फसल उत्पादन रबी, गेहूं, सरसों, अफीम, खरीफ, गन्ना, ज्वार, मक्का। कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, 1-2 बार पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, मानचित्र से देख करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इनमें थोड़ा होता है 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, वो भी आपको लास्ट टाइम में देखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। 4th बी, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र विस्तार, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सलूम्बर। वर्षा 50 से 110 सेंटीमीटर। फसल उत्पादन रबी, गेहूं, चना, अफीम, खरीफ में आता है गन्ना, चावल, मक्का। फिर बात करते हैं लास्ट का 5th, इसमें तो आपको पता है हाड़ौती वाला, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, आंशिक सवाई माधोपुर भी आता है आंशिक रूप से। और वर्षा 65 से 110 सेंटीमीटर। फसल उत्पादनों में रबी में गेहूं, चना, सरसों, मसाले, खरीफ में गन्ना, चावल, मक्का, सोयाबीन। कृषि अनुसंधान केंद्र है उम्मेदगंज, कोटा। अब मैं बात करूं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पूछे तो आईसी, जो अति शुष्क मासिक सिंचित मैदान है, फर्स्ट। इसमें कौन से आते हैं आईसी में, वो अपने जिले ये आते हैं पश्चिमी वाले, याद रखना। बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, चूरू आंशिक रूप से आता है, जिसमें रतनगढ़ आता है, सरदार शहर आता है, बिंदासर एवं सुजानगढ़ तहसील। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे तो ये सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पे बड़ा है, जो सेकंड नंबर पे आता है वो फर्स्ट ए, पश्चिमी शुष्क मैदान। कौन से आते हैं इसमें, ये रहा फर्स्ट ए, जिसमें जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा आता है। सबसे छोटा फर्स्ट कौन सा है, 4th बी है, आधे दक्षिणी मैदान। 4th बी का है, ये रहा अभी पढ़ा, जो कि नीचे मैंने बताया, नीचे वाले जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं सलूम्बर आते हैं, ये सबसे छोटा है। सेकंड नंबर पे छोटा आता है फर्स्ट बी, ये रहा फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ऊपर था ना फर्स्ट बी। ये देखो सबसे छोटा पहले नंबर पर तो आता है ये 4th बी, नीचे नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला, ये सारा, ये सबसे छोटा आता है, छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे ये आता है गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला। सबसे बड़ा ये देखो, ये वाला एरिया है। अब आपको वापस शुभंकर कहीं से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जीआई टैग भी मैं इसी में करवा दूंगी। देखो गंगानगर का याद रखना इंपॉर्टेंट, चिंकारा गंगानगर को शुभंकर है, बीकानेर को बटवड़ सॉरी, बीकानेर को बै से बीकानेर, बै से बटवड़, जिसको भट तित्र भी बोलते हैं, रेत का तित्र भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब देखो अभी पीछे जो एग्जाम था ना रीट का, उसमें शुभंकर से प्रश्न बने, काफी बने थे भाई, जिन्होंने दिया है रीट वाला, इसलिए मैंने इसमें शुभंकर भी ले लिए, ताकि आप शुभंकर भी याद कर लो। जैसलमेर का गोडावण है, जोधपुर का कौन सा, ये ध्यान रखना, जैसलमेर और जोधपुर का एक साथ पढ़ो। जैसलमेर का गोडावण है, तो जोधपुर का कौन सा है भाई, कुरंजा, आगे लिखी है मैंने, इधर है उधर वाले पेज पे, ये रहा जोधपुर का, याद रख लोगे कुरंजा, ठीक है। जैसलमेर का गोडावण तो जोधपुर का कुरंजा, ऐसे याद कर लोगे। बाड़मेर का मरूलोमड़ी ने बाड़ू ना भाई, बाड़मेर मरूलोमड़ी जिसको लौकी बोलते हैं। जालोर का भालू, जालोर, सिरोही मुर्गा, यानी जंगली मुर्गा, कई लोग सिर काट के भी खावा है भाई, जंगली मुर्गा का ऐसा गंदा लोग भी हुआ है, तो जंगली मुर्गे का सिर काट कर सिरोही ऐसे। उदयपुर का कबर बीजू, सवाई माधोपुर बाघ, धौलपुर का पंछीड़ा, इंडियन स्किमर बोलते हैं, धौलपुर का पंछीड़ा, ठीक है ना। और डूंगरपुर का जंगली धोंक, डूंगरपुर जंगली धोंक जिसको जांगिल बोलते हैं। बांसवाड़ा का जल पिंपी, बांस है ना, बांस से पीपी, जल की पिंपी चलेगी, बांस से ऐसे बांस पिंपी, ठीक है ना, बांस में डाल करके जल पिंपी। प्रतापगढ़, प्रतापितो है बटे उडबोक गिलेरी भाई, ठेरे ही कौन, उड़न गिलेरी, ऐसे याद रख लेना, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी। चित्तौड़ चैसे चौसिंगा जिसको घटेल बोलते हैं। भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा मोर है, भीलवाड़ा। झालावाड़ का गागरोनी तोता, झाला हमारा गागरोनी तोता। 12 मगरमच्छ, 12 से बार मत जाना, मगर खा जाएगा मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, ऐसे याद रखना। कोटा का उदबिलाव, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। करौली का घड़ियाल, भरतपुर का सारस जिसको क्रीन बोलते हैं। जयपुर का चित्तल मृग, झुंझुनू का काला तितर, काला तितर, कालो तितर, झुंझुनू दे दो बच्चा ने, काला तितर हो तो झुंझुनू। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, हनुमान जी का किलकिला, छोटा किलकिला, ठीक है ना। जोधपुर का कुरंजा। राजसमंद बेड़िया, अब बेड़िया से बेड़िया ले लो, जिसके पैर में बेड़िया होती है ना वो राज नहीं करता, इसीलिए राजसमंद। टोंक हंस, टोंक पे बिंदी भी, हंस पे भी बिंदी, याद रह जाएगा, टोंक हंस। बुंदी सुरखाव, सुर्खी बिंदी, ऐसे याद रखो, सुरखाव, सुर्खी बिंदी, बुंदी, ऐसे याद रह जाएगा। अलवर सांबर, सिक्कर का शाहीन बज, अलवर सांबर और सिक्कर का शाहीन
जिसको बाज बोलते हैं शाहीन को, और चूरू का कृष्ण मृग, नागौर का राजहंस, पाली का पेड़ तेंदुआ और अजमेर का खड़मोर, अजमेर खड़मोर, खड़मोर खड़मोर, दौसा का खरगोश। याद रह जाएगा, एक बार शुभंकर आप पढ़ के जरूर जाना। जीआई टैग भी फटाफट देख लो, ठीक है ना, ये थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं जीआई टैग, उससे पहले अपने ये कर लेते हैं अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सागरा भोज का जैसलमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, सागरा भोज का जैसलमेर में खजूर अनुसंधान केंद्र। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़, सीताफल को तोड़ना है, तोड़ो किसको? सीताफल को। बाजरा जोधपुर, याद रह जाएगा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी। ऑस्ट्रिच नींबू वर्गीय पादप ये है अनांता कोटा। ऑस्ट्रिक्स मसाले एवं औषधीय पादप झालावाड़ में। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक सवाई माधोपुर, इंपोर्टेंट अमरूद देवड़ावास टोंक। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर टोंक, फूल को टंकी में धोना है, टोंक, टोंक से टंकी सवाई माधोपुर। अनार उत्कृष्टता केंद्र ओलिव जैतून बस्सी जयपुर, ड्रैगन फ्रूट पिसाच फल बोलते हैं जिसको। और अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही, अंजीर सिरोही, अंजीर सिरोही। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र टोंक। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर, लगा लो इंपॉर्टेंट, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर। अब फटाफट थोड़े से संस्थान देख लो। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बना हुआ है, कितनी बार बना हुआ है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बीजीय मसाला कितनी बार बना हुआ है? केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। और कृषि सरसों से सरसों सेवर भरतपुर। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिमी बंगाल। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी आंध्र। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। और भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता। भारतीय कहवा बोर्ड बेंगलुरु। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। वैसे मैंने सारे आपको राजस्थान के करवा रखे हैं, एक मैंने ये अनुसंधान केंद्र से सारी एक वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। पहले क्रांतियां पढ़ लो। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट। नॉर्मन कौन? अर्नेस्ट बोरलॉग, अमेरिका के। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, जनक वर्गीस कुरियन, पूछा गया है कितनी बार। पीली क्रांति तिलहन सरसों उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। लाल क्रांति लाल मांस, लाल व टमाटर, लाल व तेसिलो लाल और टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति। काली कृष्ण क्रांति खनिज तेल कोयला व काड़ो, तो कोयला कैसे कृष्ण है तो कैसे काली, कैसे कोयला खनिज तेल। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। अमृत क्रांति नदियां जोड़ने से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। गोल क्रांति आलू गोल हुआ तो यहाँ लियो। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, पूछा गया इंपॉर्टेंट है, बादामी मसाला उत्पादन, मसालो बादामी कलर को याद रख लूंगा। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। अब पढ़ लेते हैं जीआई टैग। कुछ टॉपिक एक में ही करवा दिए भाई मैंने, ठीक है ना। बगरू प्रिंट, आपको पूछे बगरू प्रिंट है क्या? हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, जयपुर है। बगरू प्रिंट जयपुर से संबंधित। बीकानेरी भुजिया, ये फूड स्टफ है जो कि बीकानेर। और ब्लू पोट्री जयपुर की। और हैंडीक्राफ्ट है ये कठपुतली राजस्थान, इंपॉर्टेंट राजस्थान से। कोटा डोरिया ये भी हैंडीक्राफ्ट। कोटा कैसे कोटा डोरिया कैसे कोटा, याद रह जाएगा। मकराना संगमरमर नागौर। मोलेला कला हैंडीक्राफ्ट राजस्थान राजसमंद नाथद्वारा से। और फुलकारी राजस्थान पंजाब हरियाणा। और सांगानेर ये भी हैंडीक्राफ्ट फुलकारी। सांगानेरी प्रिंट हैंडीक्राफ्ट जो कि जयपुर से। थेवा कला भी हैंडीक्राफ्ट जो कि प्रतापगढ़ से। सांगरी फूड इन स्टफ जो कि अप्रैल 2025, डेट ध्यान रखना। नागौरी अश्वगंधा एग्रीकल्चर से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्रीकल्चर। और नागौर से संबंधित नागौरी अश्वगंधा कब जीआई टैग मिला इनको? जनवरी 2026 को। सांगरी को अप्रैल 2025। और ये तीनों आप एक बार पढ़ लेना कि कठपुतली, कोटा डोरिया, मलेला, तीनों के लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि अब तक 22 को जीआई टैग मिल चुका है। पोखरण पोट्री पोखरण। और मेहंदी एग्रीकल्चर सोजत पाली। जब मैंने आर्ट एंड कल्चर करवाया था तब भी मैंने शायद आपको जीआई टैग बहुत अच्छे से समझा रखा है। मेहंदी ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, सोजत पाली सितंबर 2021, ध्यान रखना। पिछवाई कला ये हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट जो कि नाथ द्वारा राजसमंद। और अगस्त 2023, ध्यान रखना। इन सभी को इतनों को जीआई टैग 2023 में मिला हुआ है, ये एक जगह पढ़ लो। इन सभी को जीआई टैग कब मिला हुआ है? 2023 में। देखो पिछवाई कला हैंडीक्राफ्ट नाथ द्वारा राजसमंद, ध्यान रख लो, अगस्त 2023 में मिला हुआ है इसको। बाकियों को ये देखो, ये मैंने
अप्रैल लिखा है, यहाँ पर गलत है, 2023 अगस्त। ये अगस्त में, बाकी ये देखो कौन कौन से 2023 वाले हैं। जोधपुर बंदेज जोधपुर में अगस्त 2023। कोफ्तागिरी, इसको भी कब मिला, 2023 में जीआई टैग जोधपुर में। जोधपुरी बंदेज जोधपुर और कोफ्तागिरी उदयपुर में। उस्तकला बीकानेर और कसादीगिरी बीकानेर 2023 में इनको जीआई टैग मिला। एक जगह पढ़ लो। पिछवाई कला हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। जोधपुरी बंदेज भी, जोधपुर, कोफ्तागिरी, उदयपुर, उस्तकला बीकानेर, कसादीगिरी बीकानेर, इनको 2023 में अगस्त, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी पढ़ लेना। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्टता केंद्र। तो ये साथियों आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। कुछ नहीं छोड़ा है भाई मैंने तो। और पशुधन टॉपिक मैं करवा दूंगी, टेंशन मत लेना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कृषि टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, पशुधन टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।